पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ संदीप जोशी जी हैं, पूर्व क्रिकेटर, कोच, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों को सादर नमस्कार। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वात्सल ले रहा है। वात्सल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, संदीप भाई साहब को नमस्कार और सभी देखने वालों को भी सादर प्रणाम। और जैसा वादा किया गया था कि कल तो हम लोग नहीं शामिल कर पाए थे भाई साहब को, लेकिन आज जरूर लेकर आएंगे। तो भाई साहब देखिए, दर्शकों आपके सामने है। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, कल का मैच कैसा रहा? क्या हाइलाइट्स आप देख रहे हैं उस मैच के? देखिए, कल जो आत्मविश्वास भारतीय टीम में दिखा वो पूरे अमेरिका के मैचेस में नहीं दिखा था। और जो जिस आत्मविश्वास से टॉस जीतकर रोहित ने बल्लेबाजी करने का तय किया, वो भी बिल्कुल सही सिद्ध होना था। और पूरे मैच में भारतीय टीम का जो उत्साह था वो बहुत देखने वाला था और आनंद लेने वाला था। लेकिन एक दो बातें मैं बीच में ये जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे ही टॉस हुआ और अपन बल्लेबाजी करने का अपन ने तय किया और टीम में एक बदलाव किया जो अपन सबको, सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे कि कुलदीप को खेले और सिराज को आराम दिया जाए। तो वैसा ही हुआ। टीम भी वही चुनी गई जैसा सभी लोग उसी वही बात कर रहे थे। लेकिन जो पहले बल्लेबाजी करने के बाद भारतीय टीम जब 20 ओवर के बाद बाहर जा रही थी, जो उस समय जो आत्मविश्वास भारतीय टीम की, दो जो बचे हुए बल्लेबाज बाहर जा रहे थे उनमें जो दिखा, वो ये लग रहा था कि 181 रन जो अपन ने बना लिए हैं वो इस अफगानिस्तान टीम के लिए पर्याप्त रहने वाले हैं। और वैसे भी अफगानिस्तान टीम भारतीय टीम से जब भी खेलती है तो वो जो मैच होता है वो हमारे हिंदू कॉलेज में बोला जाता था कि हिंदू स्टीफेंस भाई बहन। लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा, भाई बहन वाली रिश्ता नहीं। लेकिन हाँ, छोटे भाई और बड़े भाई वाला मैच तो था। यानी कि जब भी अफगानिस्तान भारत से खेलता है तो ऐसा प्रतीत होता है सबकी शारीरिक कसरतों से कि वो अपने से जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े भाई से खेल रहे हैं। तो बड़े भाई के साथ खेलते हुए जो सम्मान और जो एक तरह से कहूँ दयनीयता रहती है, वो अफगानिस्तान में साफ दिखी कल। तो इसलिए मुझे लग तो यही रहा था कि 181 रन बहुत हो जाने हैं। लेकिन उसके बाद जब बुमराह गेंद करने आए तो फिर तो सारा खेल ही एक तरफा हो गया। क्योंकि कल सिराज नहीं खेल रहे थे, इसलिए बुमराह को दूसरा ओवर दिया गया। अमेरिका में हर बार तीसरा ओवर फेंकने को बुमराह को मिल रहा था, लेकिन कल उन्होंने दूसरा ही ओवर फेंका और वहीं से मैच एक तरफा हो गया था। फिर उसके बाद तो अफगानिस्तान वाले बेचारे बड़े भाई के पीछे पीछे ही चलते रहे। जी जी महेंद्र जी। जी, बुमराह का तो कल बिल्कुल कहर बरसा है। और सूर्या का भी बल्ला खूब चला है। वात्सल जी, सूर्या भी तो चमत्कृत कर दिया। जी महेंद्र भाई, इस पिच पर जो कि एक मुश्किल पिच थी और रोहित शर्मा ने टॉस के बाद ही विकेट को देखने के बाद यही कहा कि मतलब यूएसए से तो बेटर है लेकिन ये पिच जो है वो समझ में नहीं आने वाली पिच है। और निश्चित तौर पर जब हम देख रहे थे वेस्ट इंडीज को, हमने अफगानिस्तान के साथ आखिरी लीग मैच में देखा जहां पूरन ने एक जबरदस्त पारी 97 रन की खेली थी। तो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम भी, और हम लोग बात भी कर रहे थे अफगानिस्तान भारत मैच के पहले, और ये था कि भारत को ऐसा खेलना चाहिए, वो डोमिनेट करके खेलना चाहिए। तो जिन दो खिलाड़ियों का नाम भाई साहब ने भी लिया और सूर्या का जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये दो खिलाड़ी अगर नहीं होते, बुमराह और सूर्या, यही अफगानिस्तान से भारतीय टीम को इन दो खिलाड़ियों ने अलग किया। तीसरा नाम आप ले सकते हैं हार्दिक पांड्या का और चौथा अर्शदीप सिंह। अर्शदीप और बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, वरना राशिद खान ने एक बार भारतीय टीम को फंसा लिया था। और बड़ा खिलाड़ी क्या होता है, सूर्या का जब आपने जिक्र किया, बड़ा खिलाड़ी वही होता है कि राशिद की उन्होंने पहली गेंद फेस की, वो राशिद जो विकेट ले चुके थे विराट कोहली का, और विराट कोहली पहली बार पूरे इस टूर्नामेंट में पहली बार लय में आते हुए दिख रहे थे। 24 गेंद में 24 रन बनाए और
जब वो राशिद पर डोमिनेट करने के लिए उनको छक्का मारने गए तो लपके गए। और राशिद एकदम गजब की फॉर्म में थे, लेकिन सूर्या ने उनकी जो पहली गेंद खेली उसी पे चौका मारा। फिर अगले ओवर में एक और चौका मारा, फिर स्वीप करके जो उनको सिक्स मारा, तो लग गया कि सूर्या का दिन होने वाला है। तो सूर्या ने जिस तरह से कल स्वीप किया और 28 गेंद में जो 53 रन बनाए, वो भारत को अलग जोन में ले गया। और भाई साहब ने जो कहा कि 181 के बाद जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस था, क्योंकि यहाँ पार स्कोर जितने भी लोग थे वो मान रहे थे 160-70 होगा, उससे भी ऊपर जब आप टीम को ले गए, तो वो बैटिंग थी सूर्या की। सूर्या ने दिखाया कि क्यों वो 2020 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, और रैंकिंग में भी नंबर 1 है, वैसे भी नंबर 1 है, रुतबे में भी नंबर 1 है। भारत और अफगानिस्तान तो कल मैदान पे थे, लेकिन पाकिस्तान के बिना एक तिकड़ी पूरी नहीं होती है साउथ एशिया की। तो वो तिकड़ी पूरी की वसीम अकरम ने, जिन्होंने सूर्या को मैन ऑफ द मैच दिया, और वो तस्वीर उनकी गले लगने की सूर्या के साथ वायरल है, इस समय इंटरनेट पे वायरल है। और वसीम अकरम ने दिल खोल के तारीफ की, उनको बादशाह बताया। तो सूर्या का तो कहना ही क्या। और मैं तो भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह की उन्होंने कल बल्लेबाजी की, क्योंकि भाई साहब खुद भी मैदान के अंदर रहे हैं, हम लोग तो केवल दर्शक रहे हैं, और ये आज भी कोच करते हैं और बाकी लोगों को, खिलाड़ियों को करीब से देखते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग को पेश किया, क्योंकि यूएसए के खिलाफ वो सूर्या उस रंग में नहीं दिख रहे थे, वो एकदम वनडे बल्लेबाज की तरह खेल रहे थे। लेकिन कल उन्होंने, सूर्या ने जो बैटिंग की, भाई साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सूर्या का पूरा जो करियर है वो मुंबई से जब से खेलते हैं तब से देखता सुनता आ रहा हूँ। वो पहले तो बहुत ही जो जो लंबी पारी खेलने की शैली होती है कि एक एक दो दो रन से शुरुआत करें और फिर लंबे शॉट खेलें। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे आईपीएल आया है अपनी क्रिकेट को उस तरह उस खेल में ढाला है। वो उनकी गजब मानसिकता और आत्मविश्वास पे वो खूब मेहनत करते हैं। उन शॉटों के लिए घंटों घंटों प्रयास करते हैं। ये तो अपने को सबको मालूम है कि कोई भी जाकर मैच में रिवर्स स्वीप नहीं मार सकता जब तक वो उसको नेट में वो शॉट न खेले। पर एक दो बार, 10 100 बार नहीं, हजारों बार खेलनी पड़ती है। तो वो जो शॉट खेलना उन्होंने प्रैक्टिस करी, जो और वो अब अपने को दिख रहा है। तो सूर्या का स्थिति को समझते हुए खेलना, आपने बहुत वात्सल्य, आपने बहुत अच्छे से बोला कि पहले वो यूएसए के खिलाफ तो वो टिक कर एक एक दो दो रन बना के खेल रहे थे, लेकिन कल उनको लगा कि पिच अच्छा है तो इस पे मेरी शॉटें लगेंगी। यही एक अच्छे और महान खिलाड़ी का होता है कि वो जितनी जल्दी उस पिच से आपा बना ले, उस पिच को समझ ले और उसके मुताबिक वो अपना खेल उस पे ढाल ले। और जहां तक वात्सल्य जी ने बात करी कि टॉस जीतने का और रोहित का तय करने का कि बल्लेबाजी, तो मेरे को उसी समय याद आया कि डॉन ब्रेडमैन कहा करते थे टेस्ट क्रिकेट के बारे में ही कि अगर टॉस जीतो तो विकेट के बारे में पता हो तो अच्छा पहले ही बल्लेबाजी करो, और अगर विकेट के बारे में नहीं भी पता हो और ये लग रहा हो कि विकेट खराब नहीं है तो भी पहले बल्लेबाजी करो। तो अगर पहले बल्लेबाजी जो चीज करते हैं वो ये मानसिकता दिखाते हैं कि हम में जो बल्लेबाजी करने का जोश, आत्मविश्वास और एक स्थिरता है कि हम एक स्कोर बोर्ड पे एक स्कोर लगा देंगे जो हर वक्त दोबारा खेलने वाली टीम को दिखता रहेगा कि 180 अभी बनाने हैं। तो जब बोर्ड पे लगा होता है 180 तो उसका एक दबाव हर बल्लेबाज पर, आने वाले बल्लेबाज पर रहता ही है। तो बिल्कुल बढ़िया, सूर्या भी बहुत खेले। और हार्दिक पांड्या के बारे में एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इरफान पठान ने बहुत अच्छा बोला हार्दिक के बारे में, क्योंकि आईपीएल, ये वाला आईपीएल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा और वो हर तरह से हारे और 9वें 10वें नंबर पर रही टीम मुंबई। तो पांड्या की भारतीय टीम में चयन को लेकर भी बड़ी बातें हो रही थी और मैं खुद संशय में था शुरुआत में। लेकिन जब वो भारतीय टीम की किट पहनते हैं ना हार्दिक पांडे, तो हार्दिक पांडे वो नहीं रहते हैं जो मुंबई या गुजरात के लिए खेलने वाले हैं। वो फिर भारत के लिए खेलते हैं और वो पूरे इस विश्व कप में उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करी है। और दो बहुत छोटी पारियां लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पारियां
और उनमें से एक वो कल भी खेल गए 32 रन की, जो 32 रन उनके और सूर्या के 53 रन, उन्होंने ही भारतीय टीम को 181 पे पहुंचा दिया। और उसके बाद तो जीत अपनी तय ही थी। जी, जी और महेश जी। रोहित शर्मा की कप्तानी की भी दाद देनी होगी कि जिस तरीके से वो अभी तक टूर्नामेंट में लगातार बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कप्तानी को लेकर के, तो उनकी भी तारीफ बनती है। और वात्सल जी, ये इसके अलावा अफगानिस्तान की भी तारीफ करनी चाहिए कि आखिरकार वो जो है उन्होंने भी बड़े बड़े विकेट, विराट कोहली का विकेट राशिद खान ने आखिर फिर ले ही लिया। हर बार वो विराट कोहली को ही शिकार बनाते हैं अपना। जी बिल्कुल महेंद्र भाई। और जिस तरह से वो तैयारी करके आए थे, बेसिकली हर प्लेयर के लिए उनके पास प्लान था। लेकिन भारत के पास दो एक्सेप्शनल प्लेयर हैं, बुमराह जिनको मैं क्रिकेट का देवता कहूंगा, सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी का भगवान कहा जाता था, गॉड ऑफ बैटिंग। इसी तरह वो, मुझे लगता है कि वो दर्जा मिल चुका है बुमराह को। भले ही बॉलर्स को आप उतना रेस्पेक्ट नहीं देते हैं या उनका उस तरह से क्रेज नहीं होता है, लेकिन आप उनके बॉलिंग फिगर्स देखिए। 4 ओवर में वो सिर्फ 7 रन देते हैं और 3 टॉप के विकेट ले लेते हैं, और उन्हें आप किसी भी पिच पे खिला दीजिए। यूएस की पिच तो माना जा रहा था कि बॉलिंग फ्रेंडली है, और ये पिच तो उस तरह की नहीं थी, लेकिन वो आए और उन्होंने कमाल कर दिया। और जब भी उनको रोहित शर्मा बोल देते हैं, मतलब पहला स्पेल उन्होंने किया, 2 विकेट लिए, दूसरे स्पेल में लौटे, फिर 1 विकेट लिया, जो भी रही सही उम्मीद थी तहस नहस उन्होंने कर दी बुमराह ने। और मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छी जीत रही, और भारत का लगभग अब सेमीफाइनल में जाना पक्का हो गया है। रन रेट में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया आगे है। आज का मैच उन्होंने जीता है 28 रन से, डकवर्थ लुइस के हिसाब से बांग्लादेश से। और बांग्लादेश भी रैंकिंग में अफगानिस्तान से बस एक पायदान ऊपर है। और मेरे से अगर आप पूछेंगे तो इस टूर्नामेंट में अगर प्रदर्शन के आधार पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की टीम बांग्लादेश से बेटर खेल रही है। बांग्लादेश के पास कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा ख्याति मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम इसी स्पिरिट से खेलती है, अ, अगला मैच जो कि कल होने वाला है 22 तारीख को, तो मुझे लगता है कि डोमिनेट करके अगर वो बांग्लादेश को खेलते हैं और बांग्लादेश को सिर चढ़ने नहीं देते, तो निश्चित तौर पर भारत कल ही सेमीफाइनल में अपनी टिकट बुक कर लेगा। रोहित शर्मा बल्ले से तो कमाल नहीं कर पा रहे हैं, केवल एक हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ निकली थी, लेकिन कप्तानी कमाल की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सूर्या ने भी उनको बड़ा क्रेडिट दिया, और सूर्या ने कहा भी कि मेरे खेल को कप्तान समझते हैं रोहित भाई, मुझे बहुत मदद करते हैं। इसी तरह बुमराह और बाकी प्लेयर्स भी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए अगर यही प्रदर्शन बरकरार रखें, और टॉप के जो 3 बल्लेबाज हैं, पंत जरूर भारत की तरफ से उन्होंने 116 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्हें थोड़े रन और बनाने पड़ेंगे यहाँ पर ग्रुप 8 स्टेज में। और विराट और रोहित को भी कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर ये 5 बल्लेबाज ढंग से खेलते हैं, और शिवम दुबे, बहुत मौके दे दिए गए, मैं भाई साहब से भी पूछूंगा, आप भी सवाल कीजिएगा भाई साहब से, लेकिन मुझे लगता है शिवम दुबे के साथ अब एक्सपेरिमेंट बंद होना चाहिए। हालांकि कल वो राशिद की गेंद पे आउट हुए, एम्पायर ने आउट नहीं दिया था, वो फिर रेफरल में गए और फिर उनको आउट दिया गया, लेकिन शिवम दुबे अपनी रेपुटेशन को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी कमजोर कड़ी भारत लेकर क्यों चले, मुझे ये लगता है महेंद्र भाई। बिल्कुल, और खास तौर पर अब जिस तरीके से मुकाबला और कड़ा होने वाला है, और जिस तरीके से अब अगर सेमीफाइनल्स में हम लोग पहुंचते हैं, तो भाई साहब से जान लेते हैं जो आपका सवाल है। देखिए, जैसे दुबे की बात करी वात्सल्य जी ने, वो बिल्कुल अपन पहले से ही बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन को अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको एक बार पहले खिलाना तो पड़ेगा, मौका तो देना पड़ेगा। यूएसए में नहीं मिला मौका। अब आगे के मैचेस में अगर अपन इन्हीं इसी टीम से सिर्फ खेलते रहें तो थोड़ा सा वो है। और जहां तक दुबे की बात है, दुबे, राशिद खान इतने बड़े बॉलर हैं कि वो दुबे जैसों को टिकने नहीं देने वाले थे। उनको तो, अगर वो विराट कोहली को तंग कर रहे हैं तो फिर दुबे तो अभी बहुत छोटे हैं, बहुत कम उनमें वो है। लेकिन ये कभी ना कभी तो अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुरू में 2-3 बल्लेबाज अपने आउट हो जाते हैं तो फिर बल्लेबाजी को थोड़ा लंबा करने के लिए अपने को जरूरत तो पड़ेगी कोई अच्छे बल्लेबाज की। अगर अगर ऐसा देखा गया, जो मेरे हिसाब से सही भी है, कि दुबे की गेंदबाजी की तो अभी जरूरत नहीं है।
इन मैचेस में नहीं पड़ी है। तो अगर उसकी बल्लेबाजी की गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बल्लेबाजी में तो वो नहीं चल रहे हैं, तो उनकी जगह सैमसन का मौका दिया जाना चाहिए, और जितना जल्दी देंगे उतना अपने लिए फायदेमंद है। जहां तक बात करी सेमीफाइनल भारतीय टीम के जाने की, तो मैं तो जैसा है, क्योंकि अब ज्यादा उलट फेर की स्थिति नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसए किसी को हरा दे, और जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम है उसको हरा नहीं पाएंगी, जो भी बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, या यूएसए है। तो वो नहीं होना। तो उसमें ये चार टीमें बचती हैं: इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। अब मैं ये देखता हूं कि अगर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भिड़ती हैं सेमीफाइनल में, तो ऑस्ट्रेलिया, जिसको कहते हैं ना, मेंटल एप्टीट्यूड में हर बार इंग्लैंड पर भारी पड़ती है। क्योंकि उनकी जो केयर फ्री नेचर है, जो केयर फ्री एटीट्यूड है, उसमें वो थोड़ा सा भारी पड़ेंगे। और साउथ अफ्रीका के लिए सब अपन जानते हैं कि वो बहुत बड़े दम घोटू टीम है, जो चोकर्स के नाम से मशहूर है। तो वो इंडिया से हार सकती है सेमीफाइनल में, वो वहां पर जाकर पचक सकती है, जिसको अगर अपन भाषा में बोलें तो फिर बात वहीं आती है जहां एक दिवसीय फाइनल था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल तो अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी बिना कोई मैच हारे पहुंच रही है वहां, और इंडिया भी बिना कोई मैच हारे पहुंच रही है वहां। तो उस आखिरी मैच में क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन अपन आनंद ये लें कि अगर वर्ल्ड कप, एक दिवसीय वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो 20-20 अपन जीत जाएं। जी महेंद्र जी। जी। जी, और अगला मैच जो है कल है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको लेकर के अब 2 मिनट में बात कर लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इस मैच में? क्या कुछ हम कोई बदलाव देख रहे हैं या इसी प्लेइंग 11 के साथ भिड़ेंगे? अम, मेरे ख्याल बस वही जो अपन ने बात करी है कि दुबे की जगह अगर बांग्लादेश के खिलाफ कर लें, क्योंकि बांग्लादेश की जो जो ताकत है वो उनकी स्पिन गेंदबाजी है। और स्पिन गेंदबाजी फिर दुबे जो है वो फंसेंगे स्पिन, अच्छे स्पिनरों पर। ये स्लो विकेटें हैं वेस्ट इंडीज की, तो उसमें वो फंस सकते हैं। उनको गेंद पिच से आए तब वो बल्ला चला सकते हैं दुबे के लिए। लेकिन अगर स्पिनर्स होंगे तो दुबे फिर फंसेंगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी संजू सैमसन को मौका दे देना चाहिए। अगर संजू सैमसन खुद इस बात पे नहीं अड़ते हैं कि मैं 6 नंबर नहीं खेलना चाहता, मुझे ऊपर खिलाओ, अगर वो स्थिति न बने, तो 6 नंबर पर संजू सैमसन को रखना चाहिए। और फिर सबके सब बैट्समैन बिल्कुल 20-20 की तरह खेले। बेशक 20-20, 30-30 रन बनाएं, लेकिन टीम का स्कोर 200 ले जाएं। जी जी जी। महेंद्र जी। वासर जी, संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल ये भाई साहब की बात से सहमत हूं। और जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने, जब 2007 में इंडिया की टीम बांग्लादेश से हार कर नॉकआउट हो गई थी पहले ही राउंड में, वनडे का वर्ल्ड कप था, तो वीरेंद्र सहवाग ने बार बार बयानबाजी में ही निशाने पर लिया बांग्लादेश टीम को। और 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ, और पहले मैच में ही 150 रन वीरेंद्र सहवाग ने बना दिए, एकदम डोमिनेट करके वो खेले। और अभी तक वो बांग्लादेश को लगातार अपने निशाने पर रखे हुए हैं। और हमारी आपकी चर्चा भी हुई थी, तो शाकिब अल हसन ने पूछा अभी इसी टूर्नामेंट में, हु वीरेंद्र जी सहवाग? तो हु वीरेंद्र सहवाग जवाब देने का काम रोहित शर्मा एंड कंपनी का है। बताना पड़ेगा कि वीरेंद्र सहवाग वो बल्लेबाज है जिसने भारतीय क्रिकेट ही नहीं, दुनिया की क्रिकेट को बल्लेबाजी का एक नया अंदाज दिया। वो वनडे भी T20 स्टाइल में खेलते थे। तो वीरेंद्र सहवाग इसी भारत के हैं। वो जवाब देने के लिए मैदान में नहीं उतर सकते। भारतीय टीम जाए और खुल के बताए कि हु वीरेंद्र सहवाग, हु इज इंडिया। आगे से हमारे किसी महान प्लेयर के बारे में ऐसा बोलने की कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी हिम्मत ना कर सके। बांग्लादेश को हम लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। दादा भी हमें मालूम है कि कोलकाता में जितने पॉपुलर थे ढाका में उतने ही थे। लेकिन फिर भी खेल का मैदान अलग है। जब हम अंदर जाएंगे तो हम आपको जम के ठोकेंगे। और मैं तो ऐसा ही मैच देखना चाहता हूं जब बांग्लादेश को बिल्कुल रौंद के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दिल में भी दहशत पैदा करे। क्योंकि वनडे का जो हमें बदला लेना है, तो ऐसा बदला लेना है कि बताना है कि हम नंबर 1 वाकई हैं।
तो मतलब तुक्के में नहीं जीतते हैं, हम जीतने आए हैं जी, और जीत के जाएंगे। मेरा तो यही कहना है महेंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इंटरगुआ में जो होगा, कल मैच होगा, वो बहुत ही धमाकेदार, धुआंधार बैटिंग हो और जबरदस्त। जैसा कि भाई साहब ने कहा, 200 रन की उम्मीद कर रहे हैं, तो सारे दर्शक भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके के जरा हाई स्कोरिंग मैच बने, जिसमें कुछ आनंद आए, लोगों को चौके छक्के देखने में आनंद आता है, अलग चरम पे होता है, एंजॉय करते हैं। तो आज की इस चर्चा में बस इसको विराम दिया जाए, और फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्या टीम इलेवन है, और किस तरीके से अपनी ये लोग रणनीति के साथ उतरते हैं। और कल फिर चर्चा की जाएगी। और दर्शकों से कहना चाहूंगा, दर्शकों का अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं। भाई साहब हमारे साथ रहेंगे, वात्सल जी भी हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल